एक जादूगर था। वह बहुत दुष्ट था, बिल्कुल राक्षस ही समझो। दूसरों को तंग करने में उसे बड़ा मजा आता था। उसने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर अच्छी और सुंदर चीज भद्दी और बदसूरत दिखाई देती थी। आमतौर से तो उसमें अच्छी चीजें दिखाई ही नहीं देती थी। खराब और बदसूरत चीजें उसमें खूब अच्छी मालूम पड़ती थी। इस जादुई आईने में अगर कोई सुंदर आदमी देखता तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाती थी। कभी सिर गायब तो कभी पेट गायब। हाथ पैर इस तरह मुड़े हुए और टूटे हुए से लगते थे कि कोई उसको पहचान नहीं सकता था। जादूगर ये देखकर दुष्टतापूर्वक हंसता था और मन ही मन बड़ा खुश होता था। जादूगर ने अपने बहुत से चेले पाल रखे थे। वे भी एक से एक बढ़कर दुष्ट थे। वे उस जादुई आईने को लेकर घूमते थे और लोगों को उनकी बदली हुई शक्लें दिखाकर चिढ़ाया करते थे। एक बार उसके शिष्यों को एक नई चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि देवतागण और स्वर्ग की अप्सराएं वगैरह अपने को बहुत सुंदर मानती है। चलो उन्हें भी उनकी असली शक्ल इस आईने में दिखाई जाए। ये सोचकर वे जादू के बल से आईना उठाकर आसमान में उड़ने लगे। वे उड़ते चले गए, यहाँ तक कि इतनी ऊंचाई पर जा पहुंचे कि उनके हाथ से वह जादुई आईना छूट गया और जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि वे हवा में उड़ने लगे। संसार के लिए यह और भी बुरी बात हुई। उस शैतान आईने के जर्रे कुछ लोगों की आंखों में पड़े और वे हर अच्छी चीज को बुरी समझने लगे। उस शैतान आईने के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी जा बैठे। ये और भी बुरा हुआ। लोगों के दिलों से दया, ममता, प्रेम, स्नेह सब कुछ उड़ गया और वे पत्थर दिल हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और कड़े। उस शीशे के कुछ बड़े टुकड़े इकट्ठा करके लोगों ने इनके चश्मे बना लिए और उन्हें अपनी आंखों पर लगाकर वे अपने पड़ोसियों और मिलने जुलने वालों सबको बुरा समझने लगे। जादूगर ये देखकर खूब प्रसन्न हुआ और खिलखिलाकर हंसता रहा। अब भी उस शैतान आईने के टुकड़े हवा में तैर रहे हैं। इनका क्या असर होता है, इसे हम आगे की कहानी में पढ़ेंगे। एक बड़ा शहर था जहां बहुत से लोग रहते थे। वह इतना घना बसा हुआ था और लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वे एक बगीचा तक नहीं लगा सकते थे। ऐसी ही घनी बस्ती में दो छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा ही प्यार था। उनके घर इतने पास पास थे कि वे अपने घर की खिड़की पार करके दूसरे की खिड़की में जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बों में उनके घर के लोगों ने कुछ पौधे लगा रखे थे, जिनमें गुलाब भी थे। जाड़े के दिनों में दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता था, क्योंकि इतनी बर्फ गिरती थी कि खिड़कियों के शीशों पर भी बर्फ की मोटी तह जम जाती थी। वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर वे किसी सिक्के को अंगीठी पर खूब गर्म करते थे और फिर उसे खिड़की के शीशे पर चिपका देते थे। इससे गर्मी पाकर उतनी जगह की बर्फ गल जाती थी और एक छोटा सा छेद बन जाता था। उसी छेद से दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़के का नाम था किटी और लड़की का नाम था गेरदा। कभी कभी लड़के की दादी दोनों को कहानियां, खासकर बर्फ की रानी की कहानियां सुनाती थी। एक दिन शाम को बाहर बर्फ गिर रहा थी। लड़का अपने कमरे में ही था। उसने एक छेद से झांककर बाहर देखा। बाहर पौधों के डिब्बों में बर्फ गिर रही थी। अचानक बर्फ के एक गोले पर उसकी नजर जम गई। उसने देखा कि बर्फ का वह गोला बढ़ते बढ़ते रुई के एक ढेर की तरह हो गया। यही नहीं, थोड़ी देर में लगा कि वहां सफेद वस्त्र पहने एक रानी बैठी है, जिसने तारों का मुकुट पहन रखा है। लड़का उसे देखता ही रह गया। क्या यही बर्फ की रानी है? अचानक रानी ने उसको अपनी ओर आने का इशारा किया। लड़का डर गया और खिड़की से नीचे उतर आया। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी सी सफेद चिड़िया उसकी खिड़की के पास से उड़ गई है और बर्फ की रानी गायब हो गई। इसके कई दिन बाद की बात है। लड़का गेरदा के पास बैठा था।
दोनों एक किताब के पन्ने उलट रहे थे जिसमें चिड़ियों और जंगली जानवरों के चित्र थे। तभी जैसे ही गिरजे की घंटी ने 12 बजाए, लड़का कहने लगा, लगता है मेरी आंखों में कुछ गिर गया है और मेरे सीने में दर्द हो रहा है। गेरदा ने उसकी आंखें देखी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। असल में उसकी आंखों में उसी शैतान आईने का कोई बारीक टुकड़ा आ गिरा था। थोड़ी ही देर में वह गेरदा से झगड़ने लगा और बोला, तुम इस तरह रोती क्यों हो? और तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा मालूम पड़ता है। असल में गेरदा हंस रही थी, लेकिन लड़के को उल्टा ही दिखाई देता था। वह फिर बोला, ये गुलाब के पौधे कितने भद्दे हैं, और यह डिब्बा भी सड़ गया है। उसने डिब्बे को ठोकर मार दी और फूल नोच डाले। लड़की चिल्लाए, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वह नहीं माना और उसे धक्का देकर भाग गया। उस शैतान आईने के टुकड़े से अब वह बहुत शरारती और झगड़ालू हो गया था। वह दादी को मुंह चिढ़ाता, किताबें फाड़ डालता था और पड़ोसियों को तंग करता था। वह गेरदा को भी बहुत बहुत रुलाया करता था, क्योंकि उसके दिल में भी शैतानी आईने के टुकड़े चले गए थे। जाड़े के दिनों में एक दिन वह गर्म कपड़े पहनकर और हाथों में दस्ताने पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ खेलने निकल गया। वे लोग बर्फ पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। उधर से जब लोगों की गाड़ियां गुजरती थीं तो लड़के अपनी फिसलने वाली स्लेजों को उनके पीछे बांध देते थे और दूर तक फिसलते चले जाते थे। किटी ने भी एक गाड़ी के पीछे अपनी स्लेज बांध दी और फिसलना शुरू कर दिया। उस गाड़ी में एक आदमी सफेद लबादा ओढ़े और मोटी सफेद टोपी लगाए बैठा था। वह आदमी बार बार मुड़कर किटी को अपने पीछे आने का इशारा करता था और किटी उसके पीछे पीछे फिसलता जा रहा था। गाड़ी शहर की सड़कों को पार करती हुई थोड़ी देर में शहर के बाहर आ गई। किटी कुछ घबराया। उसने अपनी स्लेज को गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। किटी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, और अगर निकलती भी तो वहां सुनता कौन? बर्फ तेजी से गिर रही थी। इतने में किटी ने देखा कि गाड़ीवान की टोपी और लबादा गायब हो गया और गाड़ीवान की जगह सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर देवी आ बैठी। किटी ने फौरन पहचान लिया, ये बर्फ की रानी थी। बर्फ की रानी ने किटी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी सफेद चद्दर से ढककर बोली, तुम्हें बहुत जाड़ा लग रहा है न? लेकिन उसकी चद्दर में तो और भी ठंडक थी। बर्फ की रानी ने जब प्यार से उसका माथा चूमा तो उसे लगा जैसे उसका माथा बर्फ से छू गया हो। वह आसमान में उड़ने लगी। किटी ने सुना, बादल रानी के स्वागत में कोई गीत गा रहे थे। अब वे लोग बादलों के भी ऊपर उड़े जा रहे थे। बर्फ की रानी उसे बादलों के देश में ले आई थी। उधर गेरदा उसकी याद में बड़ी दुखी थी। लड़कों से उसे मालूम हुआ कि किसी गाड़ी के साथ किटी स्लेज में घिसकता हुआ न मालूम कहां चला गया। लड़कों की आंखों में आंसू आ गए और गेरदा तो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद जाड़ा खत्म हो गया। बसंत ऋतु आई। जब बसंत ऋतु की सुहावनी धूप गेरदा की खिड़की में आई तो उसे अपने साथी की बड़ी याद आई। एक दिन वह अपने लाल जूते पहनकर नदी किनारे जा पहुंची और नदी से पूछने लगी, क्या तुम मेरे भाई को बहा ले गई हो? मैं तुम्हें अपने ये नए नए जूते दूंगी, तुम मेरा भाई ला दो। इसके जवाब में नदी की लहरें अजीब तरह से हिलने लगी। गेरदा ने अपने जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन लहरें जूतों को बहाकर फिर से नदी किनारे छोड़ गई। गेरदा को लगा कि शायद उसने जूते ज्यादा दूर नहीं फेंके, इसलिए ये वापस लौट आए हैं। उसने देखा कि पास ही सरपत की झाड़ी के पास एक नाव खड़ी थी। वह नाव पर चढ़ गई और वहां से उसने जोर लगाकर जूते पानी में फेंक दिए। लेकिन ऐसा करते समय नाव को एक झटका लगा और उसकी रस्सी खुल गई और नाव नदी में बहने लगी। गेरदा बड़ी घबराए, लेकिन नाव को रोकने का कोई चारा ही नहीं था। वह बड़ी तेजी से बही जा रही थी। गेरदा डरकर चिल्लाने लगी,
लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नाव बहती रही। गेरदा ने सोचा कि शायद ये नाव उसे किटी के पास ले जाएगी। नाव बहती बहती ऐसी जगह जा पहुंची जहां नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिसकी एक खिड़की नीली थी और दूसरी लाल। झोपड़ी के दरवाजे पर लकड़ी के 2 सिपाही खड़े थे। जैसे ही गेरदा की नाव झोपड़ी के पास पहुंची, सिपाहियों ने उसे सलाम किया। गेरदा ने सोचा शायद ये जिंदा है। वह मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, लेकिन सिपाही चुपचाप खड़े रहे। उसकी आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक बुढ़िया निकली। वह एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपनी लाठी से नाव को किनारे की ओर खींचते हुए कहा, हाय बेचारी लड़की, तुम कितनी दूर पानी में बहाई। फिर उसने गेरदा को उठाकर किनारे उतार लिया। गेरदा किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही इस विचित्र बुढ़िया को देखकर उसे डर लग रहा था। बुढ़िया के पूछने पर गेरदा ने सारा किस्सा कह सुनाया और फिर पूछा, क्या तुमने मेरे भाई किटी को देखा है? बुढ़िया बोला, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर वह नदी में बह रहा है तो जरूर यहाँ आ पहुँचेगा। तुम घबराओ मत, तब तक तुम यहीं रहो और आराम से यहाँ के फूल सूंघो। यहाँ आसपास बड़ा अच्छा बगीचा है, जिसमें ऐसे फूल लगते हैं जैसे तुमने कभी नहीं देखे होंगे। फिर बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। असल में ये बुढ़िया एक जादूगरनी थी, लेकिन ये दुष्ट नहीं थी। गेरदा के बाल संवारते संवारते वह उस पर जादू कर रही थी। वह उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे गेरदा किटी को भूलने लगी। फिर बुढ़िया उसे अपना बगीचा दिखाने ले गई। उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वह दिन भर उनके बीच खेलती रही। शाम को जब वह थक गई, तब उसके सोने के लिए एक छोटा सा और खूब मुलायम बिस्तर लगाया गया। गेरदा जैसे ही उस पर लेटी कि उसे गहरी नींद आ गई और वह मीठे सपने देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे उसके दिन बीतने लगे। वह उस बाग के हर फूल को जानती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई एक फूल इसमें से गायब है। वह कौन सा फूल है, यह उससे याद नहीं आता था। एक दिन उस बुढ़िया के हेड पर उसकी नजर गई और उसे फौरन याद आया कि इस बाग में गुलाब के फूल नहीं है, इसलिए यह इतना सूना सूना सा लगता है। असल में बात यही थी कि उस बुढ़िया ने जादू के जोर से बाग के सारे गुलाब के पौधों को गायब कर दिया था। उसे डर था कि अगर गेरदा गुलाब देखेगी तो उसे किटी की याद आ जाएगी, लेकिन वह अपने हेड पर बने हुए गुलाब के चित्र को मिटाना भूल गई थी। यह क्या, इस बाग में गुलाब का एक भी फूल नहीं है? गेरदा बोली। उसे अपने गुलाब इतने याद आए कि वह बगीचे में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू टपक रहे थे। वह पहले गुलाब का एक सुंदर सा पौधा लगा था, जिसे बुढ़िया ने अपने जादू के जोर से गायब कर दिया था। गेरदा के गरम गरम आंसू जब उस जगह टपके तो वहां फिर से गुलाब का पौधा निकल आया। उस पर बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। गेरदा ने गुलाब के फूल को चूम लिया। उसे पिछली सारी बातें याद हो आई। उसने गुलाब के फूल से पूछा, क्यों, क्या किटी मर गया? गुलाब के फूल बोले, नहीं, अभी वह मरा नहीं है। हम तो अब तक जमीन में ही थे जहां मरे हुए लोग रहते हैं। वहां हमें किटी नहीं मिला। लेकिन जब गेरदा ने उनसे किटी का पता पूछा तो उनमें से कोई उसका पता नहीं बता सका। गेरदा उस बाग में बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगी। इतने में एक कौवा कांव कांव करता हुआ आया और गेरदा के सामने आ बैठा। गेरदा ने उससे किटी के बारे में पूछा तो वह बड़ी देर तक चुप रहा और गर्दन हिलाता रहा। फिर अचानक बोला, ओह हाँ, याद आया। शायद वह किटी ही था, लेकिन अब वह राजकुमारी के पास रहता है। वह जरूर तुम्हें भूल गया होगा। इस देश में एक राजकुमारी रहती है। वह बड़ी चालाक है।
वह दुनिया भर के अखबार पढ़ती है और सारी खबरें उसे मालूम रहती है। एक दिन उसने सोचा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। वह अपने लिए ऐसा लड़का खोजने लगी जो बहुत बुद्धिमान हो, जिसे अच्छी तरह बात करना आता हो। ठीक है, लेकिन क्या मेरा किटी तुम्हें वहां दिखाई दिया? कौवा बोला, ठहरो बता रहा हूँ। हाँ तो, वहां एक दिन एक लड़का आया। वह देखने में बड़ा सुंदर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह सीधा अंदर घुस गया। हालांकि वह फटे और गंदे कपड़े पहने था, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। वह सीधा राजकुमारी के पास जा पहुंचा। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारी मन जीतने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी की बातें सुनने आया हूँ। हाँ, वह मेरा किटी ही होगा। वह बड़ा बहादुर है। क्या तुम मुझे राजकुमारी के महल में ले जा सकते हो? कौवा बोला, यह इतना आसान काम नहीं है। पहले मैं अपनी कौवी से इसके बारे में बात कर लूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को महल में ले जाने की इजाजत पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं जरा अपनी कौवी से बात कर आऊं। ये कहकर कौवा उड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर काव काव करता हुआ वह लौट आया और बोला, मेरी कौवी ने तुमको सलाम भेजा है, और लो ये रोटी का टुकड़ा भी दिया है। इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम रो मत, मेरी कौवी तुम्हें पिछवाड़े के दरवाजे से महल में पहुंचा देगी। आओ चलो मेरे साथ। रोटी खाकर गेरदा कौवे के साथ चल पड़ी। वह जल्दी जल्दी चल रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह बुढ़िया पीछे पीछे न आती हो। थोड़ी देर में वह कौवा उससे एक बहुत बड़े बगीचे में ले गया। वह राजकुमारी के महल का बगीचा था। रास्ते में कौवी भी साथ हो ली। वह रास्ता बताते हुए उसे महल में ले गई। गेरदा मन में घबरा रही थी। एक जीना पार करके वे लोग ऊपर पहुंचे। वहां एक दिया जल रहा था। कौवी के कहने पर गेरदा ने दिया उठा लिया और आगे आगे चलने लगी। थोड़ी देर में वे सोने वाले कमरे में पहुंच गए। वह कमरा बड़ा सुंदर था। देखने में उसकी छत और बीच में लगा हुआ खंभा ताड़ के पेड़ की तरह लगता था, जिसमें तरह तरह के हीरे मोती लगे हुए थे। कमरे में लिली के फूल की शक्ल के 2 पलंग लगे थे। एक राजकुमारी के लिए था और दूसरा राजकुमार के लिए। गेरदा पलंग पर किटी को ढूंढने लगी। उस पर एक लड़का सो रहा था। उसने उसे आवाज दी और दिए से उसके चेहरे पर प्रकाश किया। राजकुमार की नींद खुली नहीं थी। गेरदा को ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि वह किटी नहीं था। तब तक राजकुमार की नींद भी खुल गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? गेरदा ने रोते रोते अपना सारा किस्सा कह सुनाया। उसने ये भी बताया कि किस तरह इस महल के पालतू कौवे और कौवी ने उसकी मदद की। राजकुमार और राजकुमारी को उसकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन कौवों के इस जोड़े पर वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। राजकुमार ने अपने पालतू कौवों की बड़ी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने एक गरीब लड़की की मदद की थी। राजकुमारी ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम लोग महल से आजाद होना चाहते हो या अपने इस काम के बदले में तुम्हें दरबारी कौवा बना दिया जाए? महल के रसोई घर में जो कुछ बच जाएगा वह तुम्हारा होगा। कौवे और कौवी ने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया और दरबारी कौवा बनना स्वीकार कर लिया। राजकुमारी हुक्म से गेरदा को खाना खिलाया गया और फिर आराम से सुला दिया गया। दूसरे दिन गेरदा को खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले और उससे कहा गया कि तुम महल में ही कुछ दिन मेहमान बनकर रहो। लेकिन गेरदा राजी नहीं हुई। उसने सिर्फ एक जोड़े जूते और एक छोटी घोड़ा गाड़ी मांग ली, ताकि उसमें बैठकर वह किटी को खोजने जा सके। फौरन उसके लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम किया गया। असली सोने की बनी हुई गाड़ी थी यह। उसमें एक कोचवान और 4 नौकर भी थे। राजकुमारी ने खुद सहारा देकर गेरदा को गाड़ी में बिठाया और सम्मान सहित विदा किया। गाड़ी एक घने और अंधेरे जंगल में से होकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरे में वह काफी चमक रही थी।
उस जंगल में कुछ डाकू रहते थे। जब उनकी नजर गाड़ी पर पड़ी तब वे अपने को नहीं रोक सके। उन्होंने आपस में तय किया कि इसे लूटना चाहिए। गाड़ी सोने की मालूम होती है। डाकुओं ने आगे बढ़कर अचानक गेरदा की गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने कोचवान और नौकरों को मार डाला और गेरदा को गाड़ी के बाहर खींच लिया। तब तक एक बूढ़ी लुटेरिन भी वहां आ पहुंची। उसका आदमी लुटेरों का सरदार था। गेरदा को देखकर वह बोली, वाह कैसी मोटी ताजी लड़की है, इसे मुझे पकड़ा दो, ये खाने में बड़ी जायकेदार लगेगी। वह बुढ़िया बड़ी डरावनी थी। देखते देखते उसने एक चमचमाती छुरी निकाल ली। वह उसे मारने ही जा रही थी कि इतने में उसकी लड़की आ पहुंची और उससे लिपट गई। वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ इसे मुझे दे दो, मैं इसके साथ खेलूंगी, यह मेरे साथ रहेगी। ये कहकर उस लड़की ने बात बात में अपनी माँ के कान काट लिए। असल में वह अपनी माँ की बड़ी दुलारी बेटी थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी। लुटेरे की लड़की गेरदा के साथ उसकी गाड़ी में आ बैठी और गाड़ी को हाँकते हुए और भी घने जंगल में ले गई। वह गेरदा के बराबर ऊंची थी, लेकिन उससे ज्यादा तगड़ी थी। उसने प्यार से गेरदा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, जब तक मैं तुम्हें चाहती हूँ मेरी माँ तुम्हें नहीं मारेगी। क्या तुम राजकुमारी हो? नहीं, गेरदा बोली और फिर उसने अपना सारा किस्सा उसे भी बता दिया। वह लड़की उसकी बातें सुनती रही और गेरदा के आंसू पोंछती रही। लुटेरों के महल में जाकर गाड़ी रुक गई। महल के लगभग सभी कमरों की छतें धुएं से काली हो रही थी। एक कमरे में एक बड़ी भारी देगची में कोई चीज पक रही थी। आग पर खरगोश और हिरन भूने जा रहे थे। दोनों ने डटकर भर पेट खाना खाया, फिर दोनों एक कमरे में आराम से लेट गई। उस कमरे में छत में लगे हुए बांसों पर बहुत से कबूतर उग रहे थे। उस लड़की ने बताया कि ये सब उसके पालतू कबूतर हैं। उसने एक बड़ा भारी हिरन भी पाल रखा था, जो हमेशा एक बड़ी जंजीर से बंधा रहता था। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद वह लड़की सो गई, लेकिन गेरदा को नींद नहीं आ रही थी। इतने में दो जंगली कबूतर बोले, गुटगू गुटगू, हमने तुम्हारे किटी को देखा है। वह बर्फ की रानी के रथ साथ अपनी स्लेज बांधकर भागा चला जा रहा था। यह क्या कह रहे हो तुम लोग? जरा मुझे भी बताओ कि बर्फ की रानी कहाँ रहती है। क्या तुम लोग कुछ जानते हो? गेरदा ने कबूतरों से पूछा। हमें ये तो नहीं पता कि वह कहाँ रहती है। हो सकता है बर्फ के देश में रहती हो। ये रेनडियर बर्फीले प्रदेश का हिरन तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ बताएगा। इतने में रेनडियर अपने पिंजरे से बोला, वहाँ चारों तरफ हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। वहाँ सब आजादी से रहते हैं। बर्फ की रानी गर्मी के दिनों में बर्फ के मैदान में आ जाती है, लेकिन उसका किला उत्तरी ध्रुव पर है। सुबह उठकर गेरदा ने उस लड़की को कबूतर और रेनडियर की बातें बता दी और उससे मदद मांगी। लुटेरे की लड़की राजी हो गई। दोपहर में जब सब लोग खा पीकर सो गए, तब उस लड़की ने गेरदा को रेनडियर से अपने साथ उत्तर के बर्फीले देश लैपलैंड पहुंच आने को कहा। रेनडियर फौरन राजी हो गया। लुटेरे की लड़की ने गेरदा को रेनडियर की पीठ पर बांध दिया और अपनी माँ के बड़े बड़े दस्ताने हाथों में पहना दिए, ताकि बर्फीले देश में उसे ज्यादा ठंड न लगे। गेरदा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि लुटेरों के बीच भी उसे अपना कोई मित्र मिल जाएगा। उसे आंसू बहाते देखकर लुटेरे की लड़की बोली, तुम इस तरह रोती क्यों हो? तुम्हें तो और खुश होना चाहिए। लो, ये रोटी के कुछ टुकड़े हैं और कुछ भुना हुआ गोश्त है। अपने पास रख लो, रास्ते में भूख लगने पर खा लेना। फिर उसने रेनडियर की पीठ ठोककर कहा, देखो, इस लड़की को कहीं गिराना मत, बहुत संभाल कर ले जाना। रेनडियर गेरदा को अपनी पीठ पर बिठाए हुए फौरन चौकड़ी भरकर भाग खड़ा हुआ। रास्ते में एक जगह रुककर दोनों ने खाना खाया।
रेनडियर फिर से दौड़ने लगा। अंत में वे दोनों उत्तरी ध्रुव के पास के बर्फीले देश लैपलैंड में जा पहुंचे। रेनडियर एक छोटी सी झोपड़ी के पास रुका। ये झोपड़ी बर्फ का एक अजीब सा मकान था, जिसके अंदर एक स्त्री बैठी हुई आग में मछली भून रही थी। अंदर जाकर रेनडियर ने पहले तो गेरदा का किस्सा कह सुनाया और फिर अपनी राम कहानी सुनाई। गेरदा को इतना जाड़ा लग रहा था कि वह एक कोने में दुबक कर बैठ गई। गेरदा का किस्सा सुनकर वह स्त्री बोली, बेटी, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। यहाँ से 100 मील दूर फिनलैंड नामक एक देश पड़ता है। आजकल बर्फ की रानी ने वहीं पर डेरा डाल रखा। उसके खेमे में रोज रात को नीले रंग की बत्तियां जलती है। लो, एक मछली के सूखे हुए टुकड़े पर मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कागज नहीं है। ये चिट्ठी तुम रास्ते में रहने वाली फिनलैंड की एक स्त्री को दे देना। वह तुम्हें आगे का रास्ता बता देगी। उसने गेरदा को खाना खिलाया। गेरदा ने कुछ तक आग तापी और फिर वह उसकी चिट्ठी लेकर रेनडियर की पीठ पर सवार हो गई। रेनडियर दौड़ने लगा। रेनडियर रात भर दौड़ता रहा और फिनलैंड जा पहुंचा। वह उस स्त्री की झोपड़ी जानता था, जिसके नाम गर्दा एक चिट्ठी लेकर जा रही थी। उसने वहां जाकर आवाज लगाई और फिर घुटनों के बल रेंगते हुए दोनों उसकी झोपड़ी में घुस गए। अंदर आग जल रही थी। गेरदा आग तापने बैठ गई। उस स्त्री ने सूखी मछली पर लिखी हुई चिट्ठी 2-3 बार पढ़ी और फिर मछली को खाने के लिए संभाल कर रख लिया। फिर उसने रेनडियर से कहा, इस लड़की का भाई किटी अभी तक बर्फ की रानी के साथ ही रहता है। उसे यहाँ की चीजें इतनी अच्छी लगती हैं कि वह और सब कुछ भूल गया है। अब वह यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन असली बात तो यह है कि उस जादुई आईने के कुछ टुकड़े उसकी आंखों और उसके दिल में घुसे हुए हैं, जिससे वह हर खराब चीज को अच्छी समझने लगा है और बर्फ की रानी के असर में रहता है। जब तक वे टुकड़े नहीं निकलते, तब तक वह एक अच्छे लड़के की तरह नहीं सोच सकता और बर्फ की रानी उसे बराबर अपने असर में रखेगी। ये सुनकर रेनडियर बोला, तो तुम इस नन्ही बच्ची पर दया करके इसे कोई चीज क्यों नहीं दे देती, जिससे ये इस मुसीबत में काम ला सके और बर्फ की रानी के असर से किटी को छुड़ा सके। वह स्त्री कहने लगी, नहीं, इस लड़की के पास खुद एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर यह बर्फ की रानी के महल में पहुंच सकती है और किटी की आंखों और उसके दिल को जादुई आईने के असर से बचा सकती है। इसके पास जो शक्ति है वह है इसका पवित्र और प्रेम भरा हृदय। उसी के बल पर इसे जीत मिल सकती है। यहाँ से 2 मील पर बर्फ की रानी का बगीचा है। तुम वहीं एक झाड़ी के पास इसे छोड़कर फौरन लौट आना। ये कहकर उसने गेरदा को रेनडियर की पीठ पर बिठा दिया और रेनडियर तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी देर में वह बर्फ की रानी के बगीचे के पास आ पहुंचा। वहां उसने गेरदा को उतार दिया और उसे चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गेरदा की आंखें भी भीग गईं। इतने अच्छे रेनडियर से अलग होते हुए उसे बड़ा दुख हो रहा था। फिर रेनडियर वहां से फौरन लौट आया। अब गेरदा उस सुनसान बर्फीली जगह में अकेली रह गई। गेरदा नंगे पैर ही बर्फ पर दौड़ने लगी। उसने देखा कि बर्फ के कुछ टुकड़े उसका पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे उनका आकार बदल गया। असल में वे बर्फ की रानी के सिपाही थे और वे देखने में बड़े अजीब से लगते थे। गेरदा ने डरकर अपनी प्रार्थना दोहरानी शुरू की। थोड़ी ही देर में वहां बहुत से फरिश्ते आ पहुंचे। उन्होंने बर्फ के सिपाहियों को मार भगाया। यही नहीं, उन्होंने गेरदा के पैरों और हाथों को भी छू लिया, जिससे अब उसे जाड़ा बिल्कुल नहीं लग छू सकता था। अब वह शान के साथ बर्फ की रानी के महल घुस गई। उस महल की दीवारें बर्फ की बनी हुई थी। खिड़कियों के शीशे भी पतले बर्फ के बने हुए थे। उस महल में सैकड़ों कमरे थे। वे सब उत्तरी प्रकाश से जगमग थे। सबसे बड़े कमरे के बीच में एक बहुत बड़ी झील थी, जिसका पानी अक्सर जमा रहता था।
बर्फ की रानी जब यहाँ रहती थी तो उसी झील के बीच बैठा करती थी। वहाँ नन्हा किटी मारे ठंड के नीला पड़ गया था। फिर भी उसे जाड़ा नहीं लगता था, क्योंकि बर्फ की रानी ने उसका शरीर छूकर उसे जाड़ा सहने लायक बना दिया था। बर्फ की रानी कुछ दिनों तक यहाँ रहती थी और कुछ दिन गर्म देशों की यात्रा के लिए जाती थी। वह जहाँ जाती थी वहाँ जाड़ा आ जाता था। लोग ठंड से ठिठुरने लगते थे और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जम जाती थी। बर्फ की रानी आजकल वहाँ नहीं थी। गेरदा ने जब महल में घुसने की कोशिश की तो दरवाजे पर तैनात बहुत ठंडी हवाओं ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन गेरदा ने जैसे ही अपनी प्रार्थना याद करनी शुरू की कि उसका रास्ता आसान हो गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि किटी एक जगह बैठा बर्फ के टुकड़े से खेल रहा था। गेरदा उसे फौरन पहचान गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, किटी, किटी, आखिर मैंने तुम्हें खोज ही लिया। लेकिन वह चुपचाप पत्थर बना बैठा रहा। यह देखकर गेरदा को रोना आ गया। उसके आंसू किटी पर टपकने लगे। उसके इन आंसुओं से किटी का सारा जादू उतर गया। उसकी आंखों से, उसके दिल से जादुई आईने के टुकड़े धुल गए। अब उसने गेरदा को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। उन्हें खुश देखकर बर्फ के टुकड़े भी खुशी से नाचने लगे। गेरदा के छूने से अब किटी पर जादू का जरा भी असर नहीं रहा। उसे अब ठंड भी लगने लगी। दोनों ने वहां से भाग चलने का निश्चय किया। गेरदा उसे महल के बाहर ले आई और उस झाड़ी के पास गई जहां पिछली बार रेनडियर ने उसे छोड़ा था। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह रेनडियर वहां तैयार खड़ा था। यही नहीं, वह अपने साथ एक छोटा रेनडियर और ले आया। दोनों एक एक की पीठ पर सवार हो गए। थोड़ी ही देर में रेनडियर उन्हें फिनलैंड वाली स्त्री के घर ले आए। वहां उन्होंने खाना खाया। इसके बाद वे लैपलैंड वाली स्त्री के यहाँ पहुंचे। उसने उन्हें नए कपड़े दिए और एक स्लेज गाड़ी दी। लैपलैंड की सीमा के पार जहां से बर्फीला प्रदेश खत्म हो जाता था, वहां पहुंचकर उस स्त्री ने उनसे विदा ली। दोनों रेनडियर भी उसी के साथ लौट गए। अब दोनों पैदल ही चलने लगे। कुछ दूर चलने पर अचानक एक जगह झाड़ी के पीछे से एक बहुत बढ़िया घोड़ा निकल आया। गेरदा उसे पहचान गई। यह उन्हीं घोड़ों में से एक था जो उसके सोने के रथ में जुटे थे। इस घोड़े पर वही लुटेरों की लड़की बैठी थी। वह घर से उग गई थी और यात्रा पर निकली थी। वह गेरदा से मिलकर बड़ी खुश हुई। उसने बताया कि वह राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर दूर देश में चला गया और वह कौवा मर गया जिसने गेरदा की मदद की थी। फिर गेरदा और किटी ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। वह लड़की बोली, अच्छा अब मैं चलूं। अगर कभी मैं तुम्हारे घर की तरफ आऊंगी तो तुम लोगों से भी मिलूंगी। ये कहकर वह घोड़ा दौड़ाती हुई आगे बढ़ गई। गेरदा और किटी आगे चले। चलते चलते वे लोग आगे एक बड़े शहर में पहुंचे। कुछ सड़कों को पाकर आगे जाने पर फौरन उन्होंने पहचान लिया कि यह तो उनका अपना शहर है। गेरदा अपनी दादी का मकान पहचान गई। दोनों अंदर चले गए। वही कमरा, वही सब कुछ। घड़ी उसी तरह टिक टिक कर रही थी। किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया था। फर्क था तो सिर्फ उन्हीं दोनों में। वे अब काफी बड़े हो गए थे। खिड़कियों में अब भी गुलाब के फूल खिले हुए थे। दोनों घर लौटकर कितने खुश थे।